Hey dear students, welcome back to lecture 3 of a chapter 1 that is significant contemporary rights of citizens, जहाँ पर हमने देखा है राइट ऑफ कंज्यूमर्स क्या होते हैं और किस तरीके से कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट किया जाता है। आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम प्रोविजंस जो है वो पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। अच्छा, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमारे कंट्री में आया, लेकिन इसकी थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाकर देखो तो ये ऑलरेडी 50s और 60s में हमारे जो दूसरी कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशंस है, यूके यूएस जो है, वहाँ पर ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश हो चुका था, बन चुका था। लेकिन बावजूद इसके जब दुनिया भर में देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंज्यूमर के राइट को वायलेट किया ही जाता है, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जैसे कि इंडिया, जहाँ पर कंज्यूमर के राइट के बारे में कोई बात कभी की ही नहीं जाती है। भले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भले सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट, सब कुछ था, लेकिन कंज्यूमर से रिलेटेड ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट हमारे कंट्री में नहीं बनाया गया था। तो 50s में 60s में दूसरे नेशंस में था, 86 में हमारे नेशन में इसको क्या कर दिया गया, इंक्लूड किया गया है। पढ़ते हैं इस एक्ट के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज पास्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो बनाया गया है। Now for this purpose, consumer councils are set up and the consumer disputes redressal agency। अब ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमने कंज्यूमर काउंसिल को भी बनाया और ये redressal एजेंसीज को भी बनाया, जहाँ पर अगर एजेंसीज को लगेगा कि हाँ वाकई में कंज्यूमर के साथ चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मिसलीडिंग हुआ है और इनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली वो redressal एजेंसीज हमको कॉम्पेंसेशन देती है। रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड, तीनों में से जो भी ऑप्शन हम चाहें हम मांग सकते हैं। नाउ मेन फीचर्स और प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर, अब ये एक्ट के मेन फीचर्स क्या है, याद रखना बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको दो देखने मिलेंगे। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके बाद इमीडिएटली आपका 2019 आता है। अब एक्ट तो दो साल में नहीं बनता है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है हमारा, जो कि 2019 में पास हुआ है। अब वो क्यों पास हुआ है एक्ट होने के बावजूद भी, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम 2019 के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अपने 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो अब इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है कवरेज इन इंडिया। 1986 में क्योंकि आर्टिकल 370 एप्लीकेबल था, इसीलिए इसका जो कवरेज है इंडिया के हर एक शहर, हर एक स्टेट में है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया में हमारा ये जो एक्ट है वो क्या है, एप्लीकेबल है। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी क्या बोलती है इसकी, द एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्ट हर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ये गुड हो, चाहे वो ये गुड हो, चाहे वो ये गुड हो, चाहे जो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ टीचिंग की वो गुड्स हो, चाहे वो ऐसा कोई गुड्स हो, किसी भी तरीके का गुड क्यों ना हो, ये एक्ट हर एक गुड, हर एक सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज को एग्जेम्पशन दिया होगा। गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है कोई सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन में, वो गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसके लिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 1986 एप्लीकेबल है। Now it is applicable to all private, public, cooperative sectors। तो सारे ही सेक्टर्स में एप्लीकेबल है। आप नहीं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट है सर्विस दे रही है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं हो सकता। पब्लिक सेक्टर में आते हैं डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर होता कौन है, हम किसको बुलाएंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु, देखो बच्चों डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, आपको ऑब्जेक्टिव्स तो है नहीं एग्जाम में, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है, कंज्यूमर के बारे में आपको लिखना है, तो समझ लो कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर का ये डेफिनेशन आपको याद होना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान जो बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, इसको हम बुलाते हैं कंसीडरेशन। अब जब आप गुड्स खरीदते हो तो बदले में आप क्या देते हो, उनको पैसे देते हो, बदले में क्या देते हो,
पैसे। तो कंज्यूमर उसको बोला जाएगा जिसने कुछ खरीदा है, बदले में कुछ दिया है, विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड, या तो पे कर दिया, या तो आपने प्रॉमिस किया, या तो आपने पार्टली पे किया, आधा पेमेंट कर दिया, आधा पैसा बाद के लिए आपने प्रॉमिस किया है, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ deferred payment and includes any user of such goods under the system of deferred payment का मतलब होता है buy now pay later, buy now pay later, अभी खरीद लो, पैसे आप बाद में दे दो। हो सकता है हमने EMI सिस्टम रखा है कि चलो अभी आपने बोल दिया कि मैं 10,000 अभी दे देती हूँ, रिमेनिंग सारा अमाउंट मेरा EMI में कन्वर्ट कर दो, तो वो भी आपके डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर आ जाएगा कि अभी आप खरीद सकते हो, लेकर जाओ और धीरे धीरे उसकी EMIs को देते रहना, राइट। तो ये डिफर्ड सिस्टम के अंदर आपके इंक्लूड होता है। एंड इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स, और उस गुड्स का कोई भी यूज़र क्यों ना हो, वो हमारे कंज्यूमर के डेफिनेशन के अंदर आता है, वो हमारे कंज्यूमर के डेफिनेशन के अंदर आता है। अब ये जो हमने बात की है, ये की है हमने गुड्स की। अब सेम चीज़ जो है वो हमारे सर्विसेज के लिए होगी। देखो, हम सर्विस खरीदते नहीं हैं, हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, होटल में जाकर रहते हैं, वो अपने नाम पर नहीं हो जाता, हम सिर्फ उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। गुड्स खरीदा, ओनरशिप आ गई, सर्विसेज को हायर या अवेल किया जाता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए यू आर अवेलिंग द सर्विसेज, यू आर टेकिंग द सर्विसेज, यू आर हायरिंग द सर्विसेज, यू आर रेंटिंग द सर्विसेज, राइट। सर्विस के डेफिनेशन में आएगा हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, एग्जैक्टली समथिंग इन रिटर्न। फ्री में तो नहीं मिलती है हमको उनकी सर्विस। कोई होटल वाला बोलता है आओ मेरे होटल में रहो, पैसे मत दो, आओ खाना खाओ रेस्टोरेंट में और चले जाओ, नहीं, बदले में कुछ देना होता है, वो बदले में कुछ देना पैसा ही होता है। तो वो पैसा या तो आपने दे दिया, या तो आपने प्रॉमिस किया देना है, पार्टली पे किया, आधा दे दिया, आधा देने का आपने वापस से बाद में प्रॉमिस किया है, या तो वही आपके EMI सिस्टम वाली बात हो जाती है, बाय नाउ पे लेटर वाला, और इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज, और उस सर्विसेज का बेनिफिशियरी। गुड्स में याद रखना यूज़र आएगा, सर्विसेज में बेनिफिशियरी आएगा। गुड्स को हम खरीदते हैं और सर्विसेज को हायर और अवेल करते हैं। नाउ दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन और द मीनिंग, एंड यू हैव टू राइट। आई होप कंज्यूमर का डेफिनेशन मीनिंग एकदम क्लियर है, आप लिख सकते हैं बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment and includes any user of such goods। ये हो गया गुड्स के बारे में। सर्विसेज के बारे में हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बिन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड अंडर द सिस्टम ऑफ एनी डिफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। सर्विसेज बेनिफिशियरी, गुड्स यूज़र, याद रखना। अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजन में नेक्स्ट फीचर आता है हमारा कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, कौन जाकर कंप्लेन कर सकता है? अ कंज्यूमर। मैंने खरीदा है, मैंने हायर किया है सर्विसेज को, मैंने खरीदा है गुड्स को, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एक कंज्यूमर एसोसिएशन फॉर्म की गई है, ये एसोसिएशन वॉलंटरीली फॉर्म की गई है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसी कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर अगर रजिस्टर है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर अगर रजिस्टर है कोई भी ऐसी कंज्यूमर एसोसिएशन जो वॉलंटरीली फॉर्म हो गई है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। एक तो मैं एज ए कंज्यूमर कर सकती हूँ, एक कंज्यूमर वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन जो फॉर्म हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, वो भी क्या कर सकती है, कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। तीसरा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दैट मेक्स अ कंप्लेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। एक से ज़्यादा कंज्यूमर ने अगर सेम प्रॉब्लम को फेस किया है तो वो सारे मिलकर उनके बिहाफ पर कोई एक जन भी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। तो ये लोग हैं जो कि कंप्लेनेंट कहे जाएंगे
क्योंकि ये लोग कंप्लेंट करते हैं अगर इन्होंने कोई भी डिफेक्ट गुड्स में मिला है, कोई भी डेफिशिएंसी सर्विसेज में मिला है तो। नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो है हमारा कंप्लेंट। कंप्लेनेंट तो देख लिया आप, कंप्लेंट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी हमारे राइट्स में पढ़ा था, फिर से रिपीट करेंगे। कंप्लेंट्स हम कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं। अ कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय अ कंप्लेनेंट। कंप्लेंट क्या होती है, एक एलिगेशन होता है, एक इल्ज़ाम होता है जो एक कंप्लेनेंट लगाता है किसी अदर पार्टी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कंप्लेंट। नाउ कंप्लेंट क्या क्या हो सकती है, an unfair trade practice or a restrictive trade practice that has been adopted by any trader। किसी ट्रेडर ने unfair trade practices की है जो कि मना किया गया था, unfair काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, goods bought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defects। ऐसे कोई goods जो किसी ने खरीदे हैं या फिर गुड्स बॉट बाय हिम और अग्रीड टू बी बॉट बाय हिम, या फिर अग्री किया हम खरीदेंगे लेकिन उसने उस गुड्स को खरीदने के बाद उसके अंदर डिफेक्ट पाए है, डिफेक्ट मिला है, कंप्लेन कर सकता है। सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड ऑफ अग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड ऑफ बाय हिम सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी इन एनी रिस्पेक्ट। गुड्स में डिफेक्ट मिला, कंप्लेन कर सकते हो। सर्विसेज अवेल की है, हायर की है, उसमें डेफिशिएंसी मिली, कंप्लेन कर सकते हो। A trader has charged for the goods mentioned in the complaint a price in excess of the price fixed by the or under any law for the time being in force or displayed on the goods or any package containing such goods। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी एक बुक है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारा डिटेल्स दिया है, इसके पीछे आपको प्राइस मेंशन करके दिया हुआ है दैट इज़ 240। नाउ इफ़ द MRP इज ऑलरेडी मेंशन 240, लेकिन आपको जो ये ट्रेडर है ये चार्ज कितना कर रहा है, वो बोलता है 240 इस पे लिखा है, लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो हमारे पास आपको ये 350 में ही मिलेगी। क्यों भैया 240 लिखा है, आप 110 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हो, राइट। तो अगर वो नहीं मानता है आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। Goods which will be hazardous to life and safety when used are being offered for sale to the public in contravention of the provisions of any law for the time being in force। गुड्स जो कि आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत डेंजर इम्पोज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे गुड्स को जब आप इस्तेमाल करोगे आपके लिए बड़े ही हानिकारक है वो, लेकिन बावजूद इसके उसको सेल के लिए रखा गया है टू द पब्लिक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। कॉन्ट्रावेंशन यानी कि ऐसा एक्शन जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो डेफिनेटली आप उसके लिए कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं उस ट्रेडर के अगेंस्ट जो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को देता है जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे हानिकारक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टर्म जो कि है डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है विवाद। Consumer dispute means a dispute where the person against whom a complaint has been made denies or disputes the allegations contained in the complaint। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, समझ लीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ, आप एक कंज्यूमर हैं, आपने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की है। अब हमारे बीच में डिस्प्यूट क्या होगा, मैं आपने जो भी इल्ज़ाम लगाया है उसको अग्री नहीं करूँगी, मैं डिनाई करूँगी। आपने जो भी क्लेम किया, आपने बोला कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, मैं आपको बोलूँगी कि मैंने कोई फ्रॉड किया ही नहीं है, मैंने कोई चीटिंग किया ही नहीं, तो आपके लगाए हुए सारे इल्ज़ाम को मैं डिनाई करती हूँ, तो उसको हम बुलाते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। CPA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमको 6 अधिकारों के बारे में बताता है। बाकी के 2 हमने एड ऑन्स पढ़े थे, लेकिन वो 6 अधिकार क्या है, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, देन वी हैव राइट टू रिड्रेस एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 6 राइट्स है जो हमको याद होने बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बने हैं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बने हैं स्टेट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो 3 हमारे काउंसिल्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और हमारे सेंट्रल यानी कि नेशनल लेवल पर। The councils are set up to promote and to protect the 6 consumer rights stated under the act। ये काउंसिल को क्यों बनाया गया है, वो जो 6 अधिकार हमको मिले हैं ना, कौन से अधिकार है, राइट टू चूज,
right to safety, right to be informed, right to be heard, right to redressal and right to consumer education। तो ये जो 6 अधिकार मिले हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर काउंसिल्स को बनाए गए हैं कि ये जो अधिकार है इनका जो उल्लंघन करेंगे अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, उनके अगेंस्ट जो है वो क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। Now, the Central Council promotes and protect consumer rights at the central level। तो जो सेंट्रल काउंसिल है वो कौन से लेवल पर प्रोटेक्ट करती है, सेंट्रल लेवल पर। स्टेट काउंसिल डेफिनेटली किस लेवल पर प्रमोट करती है, वो करती है स्टेट लेवल पर। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो कौन से लेवल पर प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसी। अब ये रिड्रेसल एजेंसी जो बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है, ताकि वो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को, इस विवाद को जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर के बीच में चल रहा है कंज्यूमर के साथ, उसको सॉर्ट आउट कर सके, उसको सॉल्व कर सके। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डील विद कंप्लेंट्स। ओके, ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डील करती है हमारी काउंसिल, वो क्या करती है, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू और कॉम्पेंसेशन अगर क्लेम किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू या फिर उसके कॉम्पेंसेशन को क्लेम किया जाता है, अगर वो अमाउंट हमारा एक्सीड होता है 20 लाख तक जाता है, 20 लाख तक, 20 लाख तक, 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक का हमारा कॉम्पेंसेशन अगर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंडर वो कंप्लेंट रजिस्टर होती है। डज नॉट एक्सीड 20 लैक्स, 20 लैक्स के अंदर ही होना चाहिए, तो वो कंप्लेंट आपकी रजिस्टर होगी डिस्ट्रिक्ट फोरम में। देन स्टेट कमीशन जो स्टेट लेवल पे डील करती है कंप्लेन से ऑफ अमाउंट दैट एक्सीड्स 20 लैक्स बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो 1 CR, 20 लाख से 1 CR के बीच की कंप्लेंट है, वो जाएगी हमारी स्टेट कमीशन के पास, जो कि स्टेट लेवल पर हमारी कंप्लेंट्स को क्या करती है, हमारी कंप्लेंट से डील करती है। फाइनली आती है हमारी नेशनल कमीशन, जो नेशनल लेवल पर डील करती है अगर आपका क्लेम या आपका कॉम्पेंसेशन अमाउंट एक्सीड करता है 1 करोड़ से, 1 CR से ज़्यादा अगर आपका कॉम्पेंसेशन या क्लेम होता है, तो डेफिनेटली आप नेशनल लेवल पर क्या करते हो, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने अपने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज को डिवाइड किया है। अगेन रिपीट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख तक की कंप्लेंट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉल्व होगी, 20 लाख से 1 CR है तो स्टेट कमीशन लेवल पर, और 1 CR को एक्सीड करती है आपकी कंप्लेंट, वो आएगी आपके नेशनल लेवल के ऊपर। अब बच्चों याद रखना, ये जो अमाउंट हमको मिले हैं ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिफाइन किए गए थे। कब डिफाइन किए गए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो बिल्कुल भी मत सोचना मैम हमने तो अभी गूगल पे चेक किया है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो 20 लाख नहीं बता रहा है, 1 करोड़ बता रहा है। तो आप जो पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ 1986 में जो फ्रेम किया गया था उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। आप जो सर्च करोगे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 के हिसाब से बना है, इसीलिए मैंने बोला 2019 वाला जो बिल बना है उसमें मॉडिफिकेशंस आए हैं, उसमें चेंजेस आए हैं, जो डेफिनेटली जब हम उस बिल को पढ़ेंगे उस बारे में तभी हम समझेंगे। तो ये हमने आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखे हैं। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।